जहां पर प्रश्न पूछने और सही आंसर ना देने पर शेप या कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं जो बनती हैं वो सभी आप लोगों ने की। पंजाबी क्षेत्र में रहते हुए हिंदी आप लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया तरीके से बोली। इसमें मुझे लग रहा था कि कहीं आपका पंजाबी टच आएगा, परंतु आपने बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। तो ब्लॉग में प्रथम रहने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि अभी ये मुकाबला चल रहा है, बहुत सी बातें इसमें अब नोट होती हैं। हर एक पॉइंट कि आपने वो पॉइंट को किस तरह से प्रदर्शित किया है, उसमें क्या क्या आपकी खूबियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर आपने उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया, ये सारी चीज़ों का देखा जोखा भी थोड़ा बाकी है। अभी कुछ स्कूल बाकी है, जैसे वो स्कूल परफॉर्म करेंगे उसके बाद में ये रिजल्ट बता दिया जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास पहले भी किया था, आज भी आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पंजाबी के जब मेरिए में आते हैं तो एक बात कॉमन है, कहा जाता है कि हिंदी के शब्दों के साथ थोड़ा सा बच्चे तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उसका में आप क्या कारण मानते हैं इनके पीछे? सर, उसका कारण है कि हर लैंग्वेज का जब हम बचपन से मातृभाषा की बात करते हैं, सीखते हैं, तो वोकल सिस्टम है जो वो डेवलप होता है। अच्छा। हर बंदे का, हर इंसान का। मैं एक बात कहता हूँ कि मातृभाषा मेरी पंजाबी है और मुझे आज तक किसी और भाषा में सपना नहीं आया। अच्छा। और आपकी भाषा हिंदी है तो आपको किसी और भाषा में सपना नहीं आएगा। सपना अपनी मदर टंग में ही आता है, मदर लैंग्वेज में ही आता है। तो ये कि अच्छा हाँ, वोकल जो हमारा सिस्टम है वो उसी तरह डेवलप होता है। क्योंकि पंजाबी के कुछ शब्द हैं, राड़ा है, डड्डा है, वो अलग से बोले जाते हैं। हाँ, मैं यही चाहता था आपसे भी, जो कुछ ऐसे कौन से हिंदी के और पंजाबी के शब्द हैं जिनमें दिक्कत आती है? हिंदी के तो सर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हाँ, मैं पंजाबी के तो हमारा डड्डा है, डाड़ा है, अड़ाड़ा है, तो गैया है। कुछ शब्द हैं वो स्पेशली तौर पे गला तैयार होता है उनके लिए। अच्छा। तो कोई और भाषा हम इंग्लिश भी बोलेंगे तो हम वो शब्दों के एक हमारी पिच, जो एक लैंग्वेज की पिच होती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ से इंग्लिश की समाप्त होती है वहाँ से पंजाबी की शुरुआत होती है। और हरियाणवी, आप देखिए, हरियाणवी और पंजाबी में मैच है। अच्छा। हरियाणवी और पंजाबी में बहुत मैच है, क्योंकि मेरा पीएचडी का काम था हरियाणा दी पंजाबी कविता थे, तो मुझे थोड़ी हरियाणवी के बारे में भी मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ी। और हरियाणवी, अब आज देखिए कि हरियाणवी का जो पिच है वो पंजाबी से पैरेलल चलता है, बहुत थोड़ा फर्क है दोनों में। तो ये एक कारण है, क्योंकि भाषा सर वो बचपन से सीखता है बच्चा, तो वो उसको बदलना, अब मैं कहूँ कि मैं अपनी मतलब उस टोन को भी बदल लूँ, टोन बदलनी मुश्किल है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, उससे हो सकता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। पंजाबी साहित्य में क्या योगदान दे रहे हो आप? पंजाबी साहित्य के लिए सर मैं रिसर्च पेपर वगैरह छपवा रहा हूँ, मैं खुद पोइट्री लिखता हूँ, और कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना साहित्य के साथ, किताबों के साथ जोड़ा जा सके, वो कोशिश कर रहे हैं। और समय समय पर हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, कालांवाली में साहित्य सभा है, सिरसा में कुछ सेमिनार हैं, उनको आयोजित करते हैं, और पंजाबी के लिए कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर तरीके से भाषा का विकास किया जा सके। सिकंदर सर, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप पंजाबी भाषा को समृद्ध करो। जी सर। क्योंकि पंजाबी भाषा में एक विशेष प्रकार का लगाव मेरे को कम आती है, फिर भी रहता है, अपनापन रहता है। पता नहीं तो डीएनए में है कि जैसे बारात से हूँ मैं, हो सकता है कभी बड़ेच होगा, अंदाज़ा लगाता हूँ। तो कोई न कोई है जो मेरे को पंजाबी भाषा अच्छी लगती है, मुझे समझ सारी आती है, बोलनी कम आती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। हाँ। और सर हर भाषा की मिठास होती है। मिठास होती है। हाँ, वो मिठास एक मुझे मेरी लैंग्वेज में लगता है कि मिठास, शायद आपको भी लगता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब को मैं अलग नहीं मानता। हिमाचल है, हरियाणा, पंजाब है। मैं स्काउट कैंप में जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैं एक चीज़ को नोट करता हूँ कि जो हिमाचल के गीत हैं वो पंजाबी के पुराने गीतों से इंस्पायर है, वो बिल्कुल टच है उनका, जो उनका लहजा है। और कश्मीर के सॉन्ग सुनते हैं, उनमें पंजाबी के शब्द है, तो वो लेकिन उसमें पंजाबी के शब्द हैं। तो ये जो स्टेट है, हरियाणा में पाड़ा बोलते हैं, हरियाणवी में पाड़ा बोलते हैं, हम पंजाबी में भी पाड़ा कहते हैं, पाड़ा कहते हैं। तो वो शब्द हाँ, बागड़ी के बहुत शब्द हैं जो पंजाबी में बोले जाते हैं। हाँ, इनको अलग करना मुश्किल है, क्योंकि ये पंजाब का हिस्सा है। कहीं ना कहीं लोग इधर से उधर, हो सकता है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी उनको बदल लिया हो, लेकिन है ये हिस्सा पंजाबी का।
और ये पंजाबी का हिस्सा है, इसी वजह से ये सारा पैटर्न उसी तरीके से चलता है। थैंक यू सर, आपसे साहित्य और संस्कृति की बातें करके बहुत अच्छी लगी आज मुझे, थैंक यू सर। आत्मा को संतुष्टि हुई। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू। सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसू मलकाना के पंजाबी के विद्वान अध्यापक पंजाबी के हमारे बीच में हैं। हाँ सर, यूथ पार्लियामेंट के बारे में क्या बताना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि बच्चों को संसद तक नहीं ले जा सकते, लेकिन संसद बच्चों तक आ सकती है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बच्चों ने खुद वो प्रक्रिया जो संसद में चलती है, सभी बच्चों के लिए मुश्किल है वहाँ जाना, वो प्रक्रिया बच्चों ने यहाँ देखी और सभी ने मतलब वही विचार जो जैसे संसद की प्रक्रिया चलती है वो सारी प्रक्रिया इन्होंने हासिल की। तो इससे मुझे लगता है कि इनको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हमारे देश की संसद के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है बच्चों के जो सार्वभौमिक हम विकास की बात करते हैं उसके लिए एक अच्छा स्टेप है। तो मुझे लगता है कि इसे हर स्कूल में और हर जगह इसको जाना चाहिए। पहली बार यूथ पार्लियामेंट में हमने कोशिश की कि पॉलिटी विद बराज के माध्यम से बच्चों को सभी स्कूलों का दिखाया जाए ताकि गुणवत्ता बढ़े सिरसा में। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से ये यूथ पार्लियामेंट कर रहा था तो मुझे ये कमी खल रही थी गुणवत्ता वाली। तो मैंने कोशिश की थी। तो इसके बारे क्या आपने जो और स्कूलों की हुई यूएस संसद उसको बच्चों ने आपने देखा है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आपने बताया तब पिछली बार था तो तब से हम उनको देख रहे हैं। तो इसीलिए हम भी अपनी क्वालिटी में सुधार कर पाए हैं क्योंकि कमियां हैं जो देखने से ही पता चलती है। तो वो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक वो प्रक्रिया जाएगी और बच्चे उस वजह से कुछ और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। प्रश्न भी पूछ सकते हैं बच्चे ना? बिल्कुल। उससे बच्चे कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे उसका जवाब देना है, कैसे संसद की गरिमा का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें उसमें से अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक यू सर। हमें भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसू मलकाना में आके काफ़ी अच्छा लगा। स्टाफ अच्छा है, बच्चों ने खूब अच्छी तरह से भाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपने बच्चे होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं। सानू तुसी हमेशा ही वधिया लगदे हो ते साडे बच्चे सर पंजाबी कोई दिक्कत नहीं ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਈ। पर मैं कहता भी ये घोड़ा नहीं रखना, मैंने तो 2000 रुपया दे दी। वो कहता भी कोई गल नहीं, कहता भी घोड़ा मैं रख लेना तेरा ते 2000 रुपया तेन मैं दे दूंगा। जो आया कहता भी उदों तेन मैं जोड़ा है घोड़े के पैसे दे दो। वो कहता ठीक है। हुंदा की है कि गुआढ़ी घोड़ा रख लेंदा पर घोड़े का हिसाब नहीं आता भी किवें रखना। ਉਹਦੇ तो घोड़ा मर जाता, घोड़ा मर जाता। हुण वो सोचता भी यार 2000 तो देना ही देना, ਹੁਣ 2000 ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ 2000 ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਦੇਊਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਦਾ ਕੀ ਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਾਮ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ 2000 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2000 ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 4000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4000 ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ 4000 ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2000 ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਆਰਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਿਮਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਬਰਾੜ ਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਚੀਕੂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ। लेवल पर पहले भी एज निर्णायक मंडल आया था और अब फिर जिला स्तर के लिए, तो मैडम काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ मैडम जी, आपकी क्या रोल रहा इस युवा संसद में? मैंने हमेशा मैडम का साथ दिया, और जैसे ही बच्चों को बुलाते उनके पास बैठ के प्रैक्टिस करते तो उन पर ध्यान देते, उनको कोई कमियां होती है उसके बारे में बताते। बता आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल की होगी सर्विस आपकी? मेरी 25 साल की। 25 साल की सर। हाँ जी। हिंदी लेक्चरर हो आप ना? हाँ जी। अच्छा जी, तो हिंदी के शब्द भी ज़रूरी है, तो वो भी बताए होंगे आपने? हाँ जी, हाँ जी बताइए। क्योंकि जब हम इधर आते हैं तो एक चीज़ का रहता है कि पंजाबी पुट आता है, वही बात है ना, तो जैसे पंजाबी पुट नहीं आया तो इसका बच्चे मतलब आपने हिंदी शब्दों के लिए कुछ कोशिश की है? हाँ जी, जैसे वो बच्चे मील का पत्थर बोलते थे, उसको मील का पत्थर। अच्छा, और क्या क्या शब्द ऐसे हैं जैसे जो इनको बोलने संचालित- में दिक्कत आती है? संचालित, संचालित, हाँ उसको इनका आता संचरित है। बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, तो उसको लिए बताया गया, तो फिर भी बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते। करते हैं। एक जय को ये बोलते हैं ना? हाँ जी, ये बोल देते हैं ये जय जय, हाँ, कुछ। ये किस कारण आता है भाषा में, ये थोड़ा त्रुटि कैसे आती है? पंजाबी टच के कारण थोड़ा। पंजाबी टच के कारण। तो क्या पंजाबी भाषा में जय और ये एक है क्या? नहीं, एक तो नहीं है, पर थोड़ा अंतर तो है, लेकिन फिर भी इनके जो घर में बोलते हैं जैसे वो दिमाग में वही बात चढ़ी हुई है। पॉलिटिकल साइंस के मैडम स्कूल के, हाँ मैडम जी, आपको जब पहली बार पता लगा कि मेरे स्कूल में यूथ पार्लियामेंट होनी है, हाँ जी, तब कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा सर। बच्चों को बताया हाँ जी, बच्चों तो बच्चे क्या उत्सुक थे उसमें भाग लेने के लिए? बच्चों को मतलब उत्सुक तो थे, पर उनको पता नहीं था उनके बारे में, इस चीज़ों के बारे में। तो मैं ये सुनता रहता हूँ कि ये पढ़ाई में बाधक है, नहीं नहीं, टाइम खराब होता है, इसके बारे में आपके क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों को बहुत नॉलेज मिली, एक लाइव देखना चीज़ को, मतलब एक काम करना, उसमें बहुत अच्छा फ़र्क होता है। एक वैसे मैं देखती हूँ भी लेसन पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद मैंने मतलब लेसन से नहीं भी लाइव उनको दिखाए पहले वो वीडियोस जो संसद के हैं, फिर उनसे उन्होंने बच्चों ने सीखा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर उनको मतलब लाइव करने दिया, तो इससे फ़र्क पड़ता है। मतलब बच्चे जानते हैं प्रधानमंत्री, अब वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काम में, मैं वैसे बताती हूँ इंटरेस्ट नहीं लेते, हाँ। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री बने, अब उनको प्रधानमंत्री के काम में इंटरेस्ट है, अब रक्षा मंत्री के काम में इंटरेस्ट है उनको, कि वो खुद बने हुए, तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰ ਹਿਮਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਜੱਜਿਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਚਰਨਜੀਤ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ मतलब पॉइंट जो भी है मैं जजेस के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा मैं एज ए वीडियो प्रिंसिपल के तौर पर कह रहे हैं तो मेरे बच्चे हैं मैंने वधिया लग्या किसी भी बच्चे मैनू कोई कमी नहीं लगी मेरे हिसाब नाल सब कुछ वधिया सी तो मैं बच्चों को इस चीज़ की गल सब तो पहला बहुत बहुत बधाई तुसीं बहुत वधिया कीता दूसरा ये एक बार ताड़ियां मैडम चरणजीत वास्ते हालांकि अक्टूबर महीने अपने जजेस साहबान को भी पता है रुझान में बहुत ज़्यादा है इन्ने एक ऑफिशियली प्रोग्राम चल रहे हैं
ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ BBMB पेंटिंग कंपटीशन है, कुछ एडोलसेंस से मतलब टीचर की ट्रेनिंग चल रही है। एक होर है फोक डांस, ਉਹਦਾ ਅੱਜ डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब टाइम टू टाइम फिर भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। हाँ, दूसरा जिवें सिकंदर सर ने किया, जो भी रिजल्ट रहूगा वो ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यवाही करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी जसप्रीत को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेगी या प्रतिज्ञा? जी, मैं शपथ ग्रहण करूँगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेगी? हिंदी भाषा। मैं जसप्रीत जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूँगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। सुमन को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेगी या प्रतिज्ञा? जी, मैं शपथ ग्रहण करूँगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? हिंदी भाषा में। मैं सुमन जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूँगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूँगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। धन्यवाद।
रिस्पेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि आज हम 3 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सदन को श्रीमान रतन टाटा जी, जो कि दिग्गज उद्योगपति व टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी थे, उनके निधन की जानकारी दूं। टाटा सन्स ने उनके नेतृत्व में बहुत विस्तार किया। 2000 में उन्हें पद्म भूषण व 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा शोक संतप्त परिवार को इस संकट की घड़ी से उभरने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान रतन टाटा जी स्पष्टवादी वक्ता, समाजवादी विचारधारक व एक मधुरभाषी इंसान थे। उन्होंने भारत में कैंसर अनुसाधन प्राथमिकता, स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण पहल की। इसके अतिरिक्त आपदाओं के समय देश की मदद के लिए हमेशा हाथ बढ़ाया है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ तथा शोक संतप्त परिवार को इस संकट की घड़ी से उभरने की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करते हुए कहना चाहूंगी कि रतन टाटा जी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं राष्ट्रभक्त थे। उनका उद्योग जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समूचे विपक्ष की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अपना शौक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महासचिव जी, शोकग्रस्त परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, शोक संदेश की एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकारी देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे सदन की कार्यवाही को देखने के लिए कुछ विदेशी मेहमान उपस्थित हुए हैं। मैं उन विदेशी मेहमानों का अपनी ओर से व सदन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। मैं सदन का इन मेहमानों से परिचय करवाती हूँ। अमेरिका से हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑस्ट्रेलिया से हेनरी लॉरेंस, माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी व गरीब किसान मंत्री बने हैं। मैं इनका परिचय सदन से करवा देना चाहती हूँ। माननीय बाल विकास मंत्री कुमारी हरप्रीत, माननीय परिवहन मंत्री मिस्टर प्रविंदर, माननीय खेल मंत्री कुमारी आशुदी, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अब प्रश्नकाल आरंभ किया जाता है। महासचिव जी, सभी सदस्यों को प्रश्न सूची वितरित करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जा रहा है। कुमारी मिस अनु, संसदीय बेगूसराय से। लोग मर रहे हैं हादसों में, आग लगी है सीने में। लोग मर रहे हैं हादसों में, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आए दिन रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज के आधुनिक युग में यह बहुत निंदनीय है। इसलिए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना जरूरी है। आज हम चांद और मंगल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन देश के
किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी हाल ही में बिहार के रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी की बग्गी व इंजन के बीच फंस जाने से दर्दनाक मौत हो गई। हमारे देश में ना जाने ऐसे कितने ही बेकसूर लोग मारे जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इन घटनाओं से सरकार ने क्या सबक लिया और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। देश में कुल कितनी ही ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो काफी पुरानी हो चुकी है, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, उन्हें अभी तक बदला क्यों नहीं गया। दुर्घटना से बचाव हेतु क्या एक्शन प्लान है सरकार का। माननीय रेल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार रेलवे विभाग को लेकर गंभीर है और देश भर के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। रेलवे लाइन तथा आधुनिक समय को अति सुविधाजनक तेज रफ्तार की रेल चलाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में देश भर के प्रतिदिन 22,000 ट्रेनें संचालित होती हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने 100 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। 70 साल से पुराने ट्रेनों को बदला जा रहा है। रेलवे कम्युनिकेशन और वृद्धि कारण रेल हादसों में कमी आई है। वर्ष 2024 से 25 के बीच 6500 करोड़ का बजट जारी किया गया। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अब विशेष अधिकार हनन मामले पर चर्चा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कल मैं संसद के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए घर से आ रहा था कि रास्ते में शिव चौक पर एक पुलिस कर्मचारी ने मेरी स्कूटी रुका दी। मेरे द्वारा स्कूटी के कागजात दिखाने पर भी उन्होंने मुझे जुर्माना देने के लिए कहा। जब मैंने जुर्माने का कारण पूछा तो उन्होंने मेरा अभद्र शब्दों से अपमान किया। अगर मेरे साथ, अगर संसद के आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। महोदय जी, कृपया इस मामले पर कार्यवाही की जाए। महोदय जी, कल मैंने 10 बजे इसका नोटिस दे दिया है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद को बता देना चाहती हूँ कि हमने पुलिस का पहरा शहर में इसलिए लगवाया है क्योंकि चोरियां बहुत होने लगी हैं और हमारे शहर में नशा भी बेचा जाने लगा है। पुलिस साधनों की चेकिंग कर इन सब को रोक रही है तथा गुनहगारों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका व सदन का ध्यान बाढ़ ग्रसित इलाकों पर दिलाना चाहती हूँ। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी राष्ट्रीय आपदाओं पर केंद्र व राज्य सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से तत्काल धनराशि जारी कर दी, जबकि पंजाब को फूटी पौड़ी भी नहीं दी गई। बाढ़ पीड़ितों को राहत कार्य में भी अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। मुआवजे में भी सरकारी तंत्र की विफलता नजर आ रही है। सरकार अपना दायित्व निभाने में पूरी तरह नाकाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं अपने विपक्ष साथी को बता देना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से राहत मुहैया करवाई जाती है। प्रशासन संपूर्ण रूप से राहत कार्यों में जुटा हुआ है, फिर भी बाढ़ के चलते 80 लाख हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं तथा 18,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष में मरने वालों को 2-2 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय सेना दल भेजी जाएगी। विपक्ष के भेदभाव में कोई दम नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करने का मकसद है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, अब विधायी कार्य पर प्रारंभ किया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विधेयक शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना के लिए स्थापना की अनुमति का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति दी जाए व सहायक समिति की सीधी चर्चा की जाए। सीधी चर्चा की जाए, सीधी चर्चा की जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वे हाँ करें व जो प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया वे ना करें। मैं समझती हूँ कि हाँ की जीत हुई है, अनुमति दी जाती है। विधेयक का प्रथम चरण समाप्त होता है, कल विधेयक का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब द्वितीय चरण पर चर्चा होगी। मिस गुरनूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी नई शिक्षा नीति 2020 की विस्तार पर चर्चा करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने ऐसी नई शिक्षा नीति निर्माण करने की कोशिश की है कि जो शैक्षिक परिदृश्य परिवर्तित कर देगी। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इस नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। यह शिक्षा नीति 5+3+4 व्यवस्था पर आधारित होगी। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। शिक्षा से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बच्चों को विषयों की चॉइस होगी परंतु स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषा। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। यह शिक्षा व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में बोझ कम तथा शिक्षा ज्यादा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्यगण इस विधेयक का दिल से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मिस ममता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। नई शिक्षा नीति 2020 की पहुंच क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे उद्देश्यों पर आधारित है। यह हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि यह विधेयक खामियों से भरा हुआ है। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ।
नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 व्यवस्था में बच्चे 3 वर्ष का विद्यालय में प्रवेश लेगा। क्या सभी बच्चे दाखिला ले पाएंगे? क्या यह संभव है? जैसे मजदूरों के बच्चे, मजदूर जातियों के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का दाखिला हो पाएगा? जो समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं, उन बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से बढ़ते भारत के शिक्षा क्षेत्र में 34 वर्ष बाद एक नया सूर्योदय दिखाया है। नई शिक्षा नीति 2020 में नए कौशल और तर्क को प्राथमिकता देना है, प्रत्येक छात्र की क्षमता को सामने लाना है। स्कूलों और कॉलेजों में मार्शल आर्ट और योग जैसे परीक्षण देखकर उनके अंदर के कौशल को निखारा जाएगा। नई शिक्षा नीति से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, युवाओं को बल मिलेगा। नई शिक्षा नीति एक नया सवेरा लेकर आएगी। मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि दुनिया बदलने का सशक्त हथियार शिक्षा है। यदि किसी राष्ट्र में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो उसकी दुर्दशा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। हमारे देश में पढ़े लिखे छात्र, वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापक सभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें शिक्षा राष्ट्रता की भावना नहीं भर पाई। अध्यक्ष महोदया, इन युवकों में राष्ट्रता भावना जागृत करने की इस नई शिक्षा नीति में मुझे तो कोई प्रावधान नहीं लगता। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। संसद की गरिमा को बनाए रखें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ जो इस सदन द्वारा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति 2020 इसरो के पूर्व शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी गंगा ने इस मसौदे को बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह एक ऐसी यात्रा नहीं है, इसमें हर सदस्य ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे देश में व्यापक प्रदर्शन को विभिन्न आयामों में शामिल किया गया है। धन्यवाद। इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा को यही विराम दिया जाता है। अब तृतीय बातचीत 7 अक्टूबर को होगी तथा सदन की कार्यवाही को यहीं स्थगित किया जाता है। माननीय सभासदों, शिक्षा नीति 2020 का तृतीय वाचन प्रारंभ किया जाता है। महासचिव जी, मतदान आरंभ कीजिए। जी अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को वोटिंग मीटर बांटा जा रहा है। जो इस बिल के पक्ष में है कृपया वे ग्रीन बटन दबाएं, वे जो इस बिल के विपक्ष में है रेड बटन दबाएं। इस बिल के पक्ष में 23 तथा विपक्ष में 14 मत पड़े। अंत यह बिल 14 के मुकाबले 23 मतों से पास किया जाता है। महासचिव जी, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इस आगामी कार्रवाई के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। अब सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए
स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। अब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता। जया हे जया हे जया हे जय 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 जया हे। कुमारी हरमनप्रीत। गंगा जमुना की धारा जो बहती थी, गंगा जमुना की धारा जो बहती थी, अब वहाँ खून की नदी क्यों बहती है। बांग्लादेश की भूमि जो थी मधुर की, बांग्लादेश की भूमि जो थी मधुर की, आज चीखों में खो गई बन गई अति। जहाँ मोहब्बत के फूल खिला करते थे, जहाँ मोहब्बत के फूल खिला करते थे, अब नफरत के कांटे चुभा करते हैं। मंदिर मस्जिद की दीवारें सिसक रही, मंदिर मस्जिद की दीवारें सिसक रही, भाईचारे की जड़ें क्यों उखड़ रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है। क्या कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी गई है। क्या सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत की है। अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या रहे। भारत में सीमावर्ती इलाकों में क्या इस घटना के कारण किसी शरणार्थी संकट की संभावना है और सरकार क्या कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। हमने बांग्लादेश सरकार से इस पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया है और उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। बांग्लादेश की सरकार ने हिंसा में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है तथा भारत बांग्लादेश की स्थिति पर निगरानी भी रखे हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है तथा भारत शरणार्थी संकट जैसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक योजनाएं तैयार कर रहा है। धन्यवाद। हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत बढ़ाई, हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत बढ़ाई, गरीबों के जीवन को तूने तो बना दिया दुर्दाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6% को पार करते हुए 6.21% तक जा पहुंची है, जो RBI के टॉरेस स्कोर से कहीं अधिक है। अक्टूबर महीने में खाद्य महंगाई दर में भी तेज उछाल देखने को मिला है और यह डबल डिजिट को पार करते हुए 10.87% तक जा पहुंची है। इससे घरेलू परचेजिंग पावर पर भी असर पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ने का क्या कारण है। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत क्यों नहीं मिल पा रही। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहती हूँ कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है। कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने पूरे विश्व में वस्तु एवं ईंधनों की कीमतों को प्रभावित किया है।
भारत में हम इन परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क पर कटौती कर पेट्रोल तथा डीजलों के रेट घटाए जा रहे हैं। सरकार पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जैव ईंधन को प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है। इसका दीर्घकाल लाभ आप जनता को जरूर मिलेगा। महंगाई को स्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए सरकार उत्पादन बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। ये प्रयास दीर्घकाल समाधान प्रदान करेंगे। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए खुदरा महंगाई दर CPI में सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि सरकार की नीतियां असरदार हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 मिस्टर नूरप्रीत। खेतों की मिट्टी सूखी, फसलें रो रही। खेतों की मिट्टी सूखी, फसलें रो रही। धरती माँ की गोद खाली, आस खो रही। DAP का नाम सुनते दिल में उमंग थी, अब उसकी किल्लत से किसान की जंग थी। गोदाम भरे पर खेत है खाली, गोदाम भरे पर खेत है खाली। सपने धुंधले, आंखें बेहाली। सरकार सुने यह पुकार हमारी, फसल न रूठे, मिट्टी हो प्यारी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, UP, बिहार और मध्य प्रदेश तक के किसान इस समय DAP की किल्लत से जूझ रहे हैं। DAP दूसरी सबसे खपत वाली खाद है। इसके लिए किसानों को दो दिनों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई राज्यों में 1300 रुपये वाले 50 किलो DAP के बैग को ब्लैक में खरीदने के लिए 2-2 हज़ार रुपये चुकाए हैं, क्योंकि अगर किसान DAP का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसानों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि DAP और अन्य उर्वरकों के उत्पादन में हमारा भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाया? क्या सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सही नीतियां लागू कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किस हद तक सब्सिडी बढ़ाई है? यदि हाँ तो सदन में ब्यौरा दें। सांसद को यह बता देना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल जैसे फास्फोरस और अमोनिया की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण DAP की लागत बढ़ रही है, जिससे किसानों को सरकार ने DAP पर सब्सिडी में वृद्धि की है, जिससे किसानों को अधिकतम राहत मिले। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में पहलगाम में एक दर्दनाक घटना घटित हुई है, जिसमें हमारे देश के कुछ बेकसूर लोग मारे गए। ऐसा क्यों? सरकार रोज सुरक्षा इंतजाम का ढिंढोरा पीटती है। कहाँ गई वो सुरक्षा? आधे घंटे तक कुछ आतंकवादी लोगों को लगातार मारते रहे, वहाँ सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, माध्यम से रक्षा मंत्री से सवाल पूछना चाहती हूँ कि सरेआम लोगों की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, तो आपका सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा था? और आपके चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री श्रेय चाहते हैं, श्रेय ले, लेकिन पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी भी ले। अकेले श्रेय लेने
महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद जी के सवाल पर बताना चाहती हूँ कि हिंसा को रोकने के लिए हमने कार्रवाई की है। अर्धसैनिक बल व सेना को भेजा गया, इंटरनेट बंद करवाए गए और सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगवाया गया ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री को हटाए जाने पर मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। स्थानीय नेतृत्व को बनाए रखना उचित समझा गया ताकि शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाए जा सके। हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने इसका बदला लिया है और पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया गया। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपके जवाब से सहमत नहीं हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पाकिस्तान को सबक सिखाना था, तो यह मकसद अभी अधूरा है क्योंकि हमारी कूटनीतियां विफल रही हैं। इसका परिणाम यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनमें हिम्मत है? अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारी फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है तो उसे सदन में बताने से क्या डर? क्यों नहीं बताते? माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया बल्कि विराम लगाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस उद्देश्य के लिए चलाया गया था वह उद्देश्य पूरा हुआ। हमारी सेना ने दुश्मनों के स्थान पर जाकर ही उन्हें जवाब दिया। 9 आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया गया तथा 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय सांसद जी, आपने यह तो पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश को क्या नुकसान हुए, लेकिन आप यह पूछना भूल गए कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। IAF के अनुसार पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान जैसे F-16, JF-17 व C-130 को नष्ट कर दिया गया। एक खेल में नुकसान तो दोनों पक्षों का होता है, लेकिन अहम यह है कि जीता कौन। आप हमारे नुकसान पर ध्यान न देते हुए जो हमारी जीत हुई है उस पर अधिक ध्यान दें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 मिस जैस्लीन। नीर का सपना जो बना हुई, नीर का सपना जो बना हुई, शिक्षा की राह में छुपी अंधी, मेहनत के दम पर जो बड़े थे आगे, धोखे ने छीन लिए उनके भाग्य के धागे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि लाखों छात्र हैं जो बेहद चिंतित और उन्हें यकीन है कि भारतीय परीक्षा एक धोखाधड़ी है, और यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा प्रणाली ही खरीद लेते हैं। इन्हीं के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा प्रणाली में कोई घोटाला नहीं होगा। सरकार ने कोचिंग माफिया और दलालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहती हूँ कि नीट की परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर समानता और योग्यता सुनिश्चित करने का एक साधन बताया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और शहरी सभी छात्रों को समान अवसर देता है। छात्रवृत्ति योजनाओं, मुनासिब स्वास्थ्य परामर्श और मुफ्त कोचिंग की पेशकश की गई है ताकि दबाव को कम किया जा सके। सरकार यह दावा करती है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल तकनीक, बायोमेट्रिक स्थापन और निगरानी कैमरों का उपयोग किया गया है। धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ कि सरकार ने समय पर फॉगिंग और स्वच्छता अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, जिनमें स्कूलों, मोहल्लों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से लोगों में डेंगू के लक्षण और रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी दी है। सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। आवश्यक दवाइयाँ और प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर जांच की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। अब शून्यकाल प्रारंभ किया जाता है। मिस्टर मनजिंदर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह पूछना चाहता हूं कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता को धर्म का आधार क्यों माना गया, और जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सीएए में पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सीएए में 2024 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? क्या पाकिस्तान की लड़की भारत में आकर शादी कर ले तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है, न कि उनका धर्म के आधार पर वर्गीकरण करना है। कि सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। आवेदन को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। हाँ, लेकिन यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हैं और जो पाकिस्तान, या अफगानिस्तान, या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित है। धन्यवाद। आदरणीय सभासदों, अब सभी आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसू मलकाना में आज यूथ पार्लियामेंट का जिला सत्र का कार्यक्रम है और हम यहाँ आए हैं निर्णायक मंडल के रूप में। मेरे साथ हैं प्रिंसिपल सर। हाँ प्रिंसिपल सर, यूथ पार्लियामेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, यूथ पार्लियामेंट एक सरकार का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर। जैसे युवा बच्चे, छोटे बच्चे जो 9वीं 10वीं में अपने टाइम पे शायद अब जानते भी नहीं थे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है संसद में, ये बच्चे खुद करके देख रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है सर? बच्चों को हर एक चीज़ अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हर एक कैसे वहाँ बोला जाता है, क्या क्या क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कैसे कैसे होता है, कैसे फैसले होते हैं और क्या क्या मतलब अपोजिट पार्टी का क्या काम है, गवर्नमेंट है मौके पे उसका क्या काम है। ये बच्चे +1, 2, 10वीं जो पोल साइंस का इनका सिलेबस है वो भी उसमें कवरअप होता है। बहुत बढ़िया है सर, ये बच्चे काफ़ी सीखते हैं। हमारे बच्चों का जो मतलब पहले के हिसाब से लेवल है बहुत अप हुआ है। निर्णायक मंडल के बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, निर्णायक मंडल जगदीश सर हैं, हेमराज सर हैं, जो हमने बच्चों ने किया है, पेश किया है, वो हमने दूसरे ब्लॉक्स में भी देखा है। तो उस हिसाब से जो इनका मतलब डिसीजन है, निर्णय है, वो हमें मंजूर है, बिल्कुल सही है निर्णायक मंडल। थैंक यू सर।